लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने सबसे बड़े एटम बम को फोड़ दिया है, जो वो कहते चले आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है और वो ये काम रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर कर रहा है। और उन्होंने बाकायदे एक अपनी 6 महीने की रिसर्च जो उनकी पूरी टीम ने की वो प्रस्तुत की और उसमें क्लियर कट आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेट वोटर्स बढ़ाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बल्क वोटर्स बढ़ाए हैं, भारी संख्या में एक ही घर में वोटर्स मिले हैं, एक ही वोटर्स ने कई जगह वोट दिए हैं। फिर वो ये कहते हैं कि फेक एड्रेसेस हैं, जो पते दिए गए हैं वो भी गलत है। क्या ये चुनाव आयोग को वेरीफाई नहीं करना चाहिए था? फिर वो अगला आरोप लगाते हैं कि जो पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं, इनवैलिड फोटोज हैं। और वो एक और आरोप लगाते हैं एक के बाद एक कि एक होता है फॉर्म 6 जो कि पहली बार वोटर्स यूज करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा मेलफंक्शनिंग हुआ है। यहां तक कि 70 साल के लोगों ने पहली बार वोटर के रूप में अपने को कई बार रजिस्टर किया है। तो चुनाव आयोग के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे हैं और यह कहा गया है कि खाली एक क्षेत्र में जहां की कुल वोटिंग संख्या लगभग 6 लाख है, वहां पे 1 लाख वोट बढ़ा दिए गए हैं इन माध्यमों से और इलेक्शन रिजल्ट को प्रभावित किया गया है। और वो सीधे आरोप लगाते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में अगर ये वोट चोरी ना हुए होते तो एनडीए की सरकार ना बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, क्योंकि 30 से 35 सीटों में उनका मानना है कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया का दावा किया जा रहा है और उस दौर में जब इलेक्शन कमीशन से यह कहा जाता है कि आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन वो पूरा दस्तावेज दे देता है जो 7, 8, 10 फुट ऊपर तक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग बार बार स्किप क्यों कर रहा है। अब ये सवाल यह है कि चुनाव आयोग बार बार चर्चा में क्यों आ जाता है। ये तो दिन भर हम मीडिया में सुनते ही रहते हैं और वहां तकनीकी पक्षों की बात नहीं की जाती। हम उस तकनीकी पक्ष की बात करेंगे कि जो संविधान में व्यवस्था दी है और इलेक्शन कमीशन कैसे इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इलेक्शन कमिश्नर कैसे हैं। तो हम इसको उसी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, हम इसको पार्टी वाइज नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर भारत के 78 साल के आजादी के इतिहास को उसमें से 18-20 साल हटा दें तो बाकी समय तो कांग्रेस या उससे समर्थित दल ही सत्ता में रहे। तो उस समय एग्जैक्टली क्या स्थिति थी और चुनाव आयोग के ऊपर क्या संवैधानिक स्थिति बनती है, इसकी हम जांच इस वाले सेशन में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आपका इस सेशन में स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। हम इसमें बात करेंगे कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। खाली वो स्रोत की बात नहीं करेंगे जो मीडिया में चल रहा है, जो बेसलेस सिर पैर की बातें हैं। तो आइए हम जरा इसकी संवैधानिक स्थिति की जांच करते हैं और इसी से पता लगेगा कि जो पार्टी सत्ता में होगी क्या वो चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आइए जरा इसकी हम जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वास्तव में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, इसको जरा समझिए। संविधान का आर्टिकल जैसा मैंने बता रखा है कि एक कानून होता है जो संविधान में स्थिति दी गई है। तो आर्टिकल 324 ये कहता है संविधान में कि हमारे यहां एक चुनाव आयोग होगा और चुनाव आयोग की बजाय ये शब्द यूज किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब उस समय तो खाली एक सदस्यीय था ये बॉडी, इसलिए चीफ नहीं लिखते थे, इलेक्शन कमिश्नर लिखते थे। सिंगल ये वाला जो टर्म है ना, ये जो चीफ वाला टर्म है, ये बाद में जोड़ा गया था, ये 1993 में जोड़ा गया। बाकी इसको इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। ये सिंगल बॉडी थी संविधान के हिसाब से। एक कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बनता था और वही पूरे चुनाव को कंडक्ट कराएगा। अब एक मजे की बात यह है कि जिस डेमोक्रेसी की हमने कल्पना की, उस पूरी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इतना बड़ा स्तंभ है, एक बेस है,
और उसी के ऊपर संविधान में सबसे कम ध्यान दिया गया है। यहां तक कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यह भी नहीं लिखा था कि इनके अधिकार क्या होंगे। एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ऐसा लगता है कि संविधान सभा कुछ ज्यादा तेजी में थी या कहीं कुछ चूक गई। जिस इलेक्शन की बेसिस पे हमारी पूरी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की संकल्पना की गई, उसी इलेक्शन कमिश्नर के रोल को डिफाइन ही नहीं किया गया। और मजे की बात यह है कि ये जो पद है इलेक्शन कमिश्नर का संविधान के हिसाब से, ये चीफ तो बाद में जुड़ा जब इसमें और मेंबर आ गए, 2 मेंबर और आ गए, तो संविधान ने खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इलेक्शन कमिश्नर लिखा और इसके कोई अधिकार भी नहीं दिए। तो खाली क्या लिखा कि इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, सुपरिटेंडेंस क्या करेगा, ये मैनेजमेंट करेगा पूरे चुनाव का। सुपरिटेंडेंस मतलब होता है मैनेजमेंट करना, कि पूरे चुनाव को देखेगा। दूसरी बात, ये इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 324 में लिखा क्या था। इसी क्रम में आगे बात करेंगे कि ये कैसे चीजें बदल गई और कैसे ये चीजें अपने हिसाब से सुधार की गई। तो इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर। दूसरी बात है डायरेक्शन, चुनाव कैसे होगा उसका निर्देशन कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। ये एक बात लिखी है। और तीसरी बात लिखी है इसमें कि अब इसको कैसे होगा, ये कंट्रोल, इसका नियंत्रण कौन करेगा इस पूरे चुनाव का। वो चुनाव, अब आयोग तो उस समय कोई ऐसा सिस्टम था नहीं, तो इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, ठीक है, ये संविधान में लिख दिया गया। अब इसमें एक जो बात लिखी गई वो ये लिखा गया था कि ये जो पूरा चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर होना चाहिए मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमिश्नर की, निर्वाचन आयुक्त की। यह संविधान में लिखा गया था। खाली इतना लिख के खत्म कर दिया गया। अब संविधान में कुछ ज्यादा तो लिखा नहीं था। तो आज जो हमें वर्तमान फॉर्मेट दिखता है, खाली इतना ही लिखा है। बताइए, पूरे लोकतंत्र का आधार चुनाव है, जिसके आधार पर सरकार बनेगी और एक व्यक्ति को पूरे लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो पूरी पूरी संभावना है कि वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाए। अभी कैसे, उसकी चर्चा करते हैं। अब एक बात देखिए कि जब ये 1950 में हमारे जो सुकुमार सेन थे, ये 58 तक रहते हैं, पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति इस पद पे बैठता है, इलेक्शन कमिश्नर के पद पे कौन व्यक्ति बैठता है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि रूलिंग पार्टी से कैसे इन्फ्लुएंस होते होंगे ये इलेक्शन कमिश्नर। अगर कोई बहुत स्ट्रांग विल का है, टीएन सेशन जैसा, तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है इन्फ्लुएंस होने का। कैसे? अब सुकुमार सेन एक इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, आईसीएस थे, अंग्रेजों के जमाने के व्यक्ति थे। जब चुनाव हुआ 1951-52 में, पहला चुनाव, फर्स्ट इलेक्शन, तो यही हेड थे जो पहला चुनाव उसको करवाने वाले थे स्वतंत्र भारत में, सुकुमार सेन। फिर 1957 का जो इलेक्शन हुआ, इसको भी इन्होंने ही कराया। अब बताइए, उस जमाने में जबकि नेहरू जी का इतना वर्चस्व था, पूरा भारत कांग्रेस में था, नेहरू जी सुप्रीम लीडर थे। जब पटेल जी की मृत्यु हो गई और गांधी जी तो पहले ही उनका एसेसिनेशन हो चुका था, तो अब तो कोई रोक टोक नहीं थी कांग्रेस से लेकर पूरे देश तक में। तो एक व्यक्ति को लोकतंत्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी सुकुमार से। खैर, वो जमाना दूसरा था, लोग दूसरे थे, आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे, उनका समाज दूसरा था। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि राष्ट्रपति बड़ा होगा कि प्रधानमंत्री, ये तो संविधान में लिखा ही नहीं था इंदिरा गांधी के पहले, क्योंकि बाद में इंदिरा गांधी ने एक आर्टिकल 74(1) जुड़वा दिया और लिखवा दिया कि प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। लेकिन उसके पहले तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी में इस बात को लेके खूब उलझ होती थी, विवाद होते थे कि कौन बड़ा है। तो एक दिन सब लोग बैठे और गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, उनसे कहा कि भाई,
जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता के इलेक्शन से चुने गए हैं और आप तो इनडायरेक्टली चुने गए हैं, तो जनता ही सबसे बड़ी है। तो आप तो कम से कम समझिए, अपने अधिकार से मामले को पेचीदा मत बनाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, भाई वो तो देशभक्त लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आज से मैं अपने अधिकारों को मान लेता हूं कि रेस्ट्रिक्टेड है। इंदिरा गांधी ने कह दिया कि ऐसे तो होगा नहीं, कि राष्ट्रपति के ऊपर क्यों छोड़े, तो उन्होंने एक क्लॉज ही जुड़वा दिया 42वें संविधान संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976, जब इमरजेंसी की स्थिति चल रही थी। खैर अलग मुद्दा है वो। तो अब एक व्यक्ति के सामने पूरी जिम्मेदारी है, वो भी एक ऐसा सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों का पिट्ठू रह चुका हो। अंग्रेजों का पिट्ठू ही तो होगा ना उस समय कोई व्यक्ति अगर, खैर ठीक है, उनका भारतीयकरण हो गया और वो नेहरू जी का दौर था, वो दूसरा ही था, तो चलिए हो गया चुनाव। अब जब 1990 की बारी आई, अभी तक चुनाव कैसे होते थे, अब 1990 एक समझिए इसको डिवाइडिंग लाइन, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो इसको मैं बिफोर कर देता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, और आफ्टर। ये मैं क्यों बना रहा हूं, ये बहुत भारत के चुनावी इतिहास में इससे बड़ी कोई घटना नहीं है 1990 वाली। इस समय चंद्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से एक सलाह मांगी। कहा कि जी भारत में चुनाव तो बड़ा गड़बड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि 1990 से पहले क्या होता था, सीधे प्रेसिडेंट। अब देखिए भारत में हर काम प्रेसिडेंट के नाम से होता है, राष्ट्रपति जी के नाम से, लेकिन उसमें सलाह किसकी होती है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की। इसका मतलब यह है कि ये खाली नॉमिनल है, याद रखिएगा, नाम मात्र के। ओरिजिनल पास किसके पास है, पीएम इन काउंसिल, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित। इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के लोगों के साथ सलाह करके जिसका नाम भेज दें, राष्ट्रपति जी इनकारी नहीं कर सकते हैं, यही सच्चाई है। तो उसके पहले कौन बनता था ये इलेक्शन कमिश्नर? मजे की बात देखिए, जिसको सरकार कह दे वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। और ये मोस्टली आज तक, ये मान के चलिए कि आज तक, ये मैं 2025 तक की बात बता रहा हूं, कुल 24 इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं, मैंने सीसी मान लीजिए, और सारे के सारे प्रशासनिक सेवाओं से रहे हैं। 80-90% तो आईएएस कैडर से रहे हैं, सीधे सीधे जो सरकार में नौकरी करके आए हैं, जिनको बाबू भी कहते हैं कई जगहों पे। और बाकी भी जो सदस्य होते हैं वो भी प्रशासनिक सेवाओं से होते हैं। तो ये स्थिति है। तो 1990 से पहले इस पद की कोई गरिमा नहीं थी, जिसको उठा के किसी को बना दिया सीसी, जो सरकारी अधिकारी हो, जो आईएएस के पद पे बैठा हो, और वो क्या करेगा, फिर सरकार का पिछलग्गू बन के यस मैडम, नो मैडम, यस सर, नो सर करके अपनी जी हुजूरी करेगा। अब ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है कि संविधान में इतनी सारी बहसें हुई, लेकिन जिस व्यक्ति को लोकतंत्र की बुनियाद रखनी थी इस इलेक्शन कमिश्नर को, उसके ना कार्य बताए गए, न उसके चुनाव की प्रक्रिया बताई गई। कितना आश्चर्य की बात है, ये कैसे मिस हो गया, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आपको आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्या मसला है, ये कैसे मिस हो गया। इतने विद्वान लोग थे डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में, सब एक से एक पावर हाउस है, ये कैसे छूट गया। क्या अब 1990 में हीरालाल की एंट्री होती है। कौन है ये? टीएन शेषन, 1955 कैडर के आईएएस अधिकारी। इस बार भी सरकार ने सोचा कि बना देते हैं किसी को, कोई व्यक्ति होगा आएगा हमारी जी हुजूरी करेगा, ऐसा ही सोचा होगा। ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं कि पूरी व्यवस्था को बदल देगा। टीएन शेषन अपने आप में तूफान मेल थे। आज भारत में इलेक्शन कमीशन की जो आधुनिक इलेक्शन कमीशन की नींव जो रखी है, वो किसने रखी है? टीएन शेषन ने। कमाल के व्यक्ति थे। मतलब इस तरीके से इस इतिहास को बांटा जाता है कि टीएन शेषन पूर्व और टीएन शेषन बाद 1996 में 1996 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कमाल के व्यक्ति हैं ये। 1990 से 96 तक इन्होंने भारत में पूरी इलेक्शन की पूरी रणनीति बदल दी। आज जो हम कहते हैं ना
कि इलेक्शन कमीशन मतलब लोकतंत्र का संरक्षक, इलेक्शन कमीशन मतलब कि सरकार से अलग होना चाहिए, जनता की आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष को स्थान देना चाहिए। अरे भाई 1990 के पहले तो इनकी कोई औकात ही नहीं थी। मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं लाना चाहता, खाली मैं ये बता रहा हूं कि ये पद पे बैठा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होगा, अगर वो न्यूट्रल नहीं होगा तो सरकार के पक्ष में खेलेगा, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो टीएन सेशन होगा, बैंड बजा देगा सरकार की। क्योंकि इसको हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। ना आज तक किसी का, सुप्रीम कोर्ट के जज का आज तक रिमूवल तो हुआ नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा पद है। एक बार पद पे बैठने के लिए तो आपको सरकार के थोड़ा इर्द गिर्द घूमना होगा, बैठने के बाद तो आप सुपर पावर बन गए, आपको हटा ही नहीं सकता है कोई। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे आप। ईमानदारी के मामले में मैं कुछ उदाहरण देता हूं। 1991 से लेके और ये 96 तक इनके जरा सुधार देखिए। टीएन सेशन के कमाल के व्यक्ति हैं, मतलब भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा आईएएस अधिकारी आज तक नहीं हुआ है। कमाल के व्यक्ति थे और इतने ईमानदार। जब ये बने तो खूब जम के, हम लोग बचपन में थे, खूब सुनाई देता था, बूथ कैप्चर हो गया, बैलेट बॉक्स चोरी हो गई, उसमें स्याही डाल दी गई, पानी डाल दिया गया, वायलेंस हुई, अपहरण हुआ, लोगों को मार पीट के भगा दिया गया, बूथ पे गोली चला दी गई, रिटर्निंग ऑफिसर को गोली मार दी गई। जो चुनाव बूथ पे पुलिस अधिकारी थे वो मिल जाते थे, डीएमएसपी मिल जाते थे, लोकल नेताओं से डर जाते थे, माफियाओं की खूब एंट्री थी, खर्चे अंधाधुंध होते थे, चुनाव की घोषणा हो गई, शराब बांटने लगते थे। ये ऐसे होता था लोकतंत्र का चुनाव। इसलिए तो मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर ये संविधान सभा में छूट कैसे गया। और जो लोग कहते हैं, अभी देखिए 1990 के पहले का या उसके आसपास का तो आपको पता है नहीं। आज के इलेक्शन को देख के आप खाली ईवीएम 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 रोते रहते हैं। अरे भाई पहले तो बैलेट बॉक्स के बक्से ही चुरा लिए जाते थे। आज की समस्याएं अलग हैं, लेकिन उस जमाने में तो भैया गोली, बम, बारूद, अपहरण और सब कुछ होता था। इसीलिए माफियाओं की और गुंडों की राजनेताओं से खूब बनने लगी, क्योंकि राजनेता को तो वोट चाहिए, चाहे राजनेता जितना कह ले मैं आपका सेवक हूं, चौकीदार हूं, फकीर हूं, समाज सेवक हूं, मैं तो बचपन से ही मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है, झूठ बोल रहा है वो। उस असीम ताकत को महसूस करने के लिए वो बनना चाहता है नेता, वो बनना चाहता है पीएम, वो बनना चाहता है सीएम, वो बनना चाहता है एमपी एमएलए। आप सोचिए, एक चंगू मंगू अधिकारी, टिंगू पिंगू अधिकारी जब किसी सरकारी विभाग में क्लर्क बन जाता है तो उसके अंदर का, उसकी नसों में ताकत का संचार देखिए कि वो आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझता है। तब सोचिए जो पीएम सीएम होगा वो क्या महसूस करता होगा। वो तो बन के ही जाना जा सकता है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम लीडर, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग आती होगी। उस पद को पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद। अब जो है वही नेता दंगे करवाते थे, वही नेता आज भी होता होगा, कौन जानता है। आज भी धर्म, क्षेत्र, भाषा, इधर उधर 3-5 के नाम पे खूब बवाल कराए जाते हैं वोट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। खैर टीएन सेशन आए, धड़ाधड़ उन्होंने नियम लगाना शुरू किया, कहा कि बेटा अब क्या करेंगे, पहले तो तुम लोग जो फर्जीवाड़ा करते हो बंद करो, आज से वोटर आईडी लगाएंगे, फोटो लगेगी उस पे और पहचान होगी उसकी, बिना वोटर आईडी का वोट नहीं देने देंगे। पूरी देश की राजनीतिक दल सन्न हो गए, क्योंकि सब उस भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब उसी भेड़िया धसान में लगे हुए थे। उसने कहा कि वोटर आईडी, सब सन्न, और कोई रोक नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, एकदम अफरा तफरी का माहौल। फिर इन्होंने कहा कि बहुत बांटते हो शराब, बहुत बांटते हो पैसा, अब मैं क्या करता हूं, आचार संहिता लेके आता हूं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, न शराब बटेगा, न साड़ी बटेगी, न कपड़े बटेंगे, न पैसा बटेगा, सब कंट्रोल्ड।
अगर सुन लिया मैंने तो खेल खत्म, कोई भी फ्रॉड करोगे खेल खत्म। और आप विश्वास जानिए, ये ऐसे व्यक्ति थे कि 14,000 नेताओं के इन्होंने 40,000 अकाउंट बैन कर दिए क्योंकि उसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा आ रहा था। 14,000 लीडर्स थे, अफरा तफरी मच गई हर पार्टियों के, पकड़ पकड़ के, और कहते थे कि रोक के दिखाओ मुझे इस चुनाव को फ्री एंड फेयर कराना है। कहीं नहीं लिखा था पार्लियामेंट में और कहीं किसी जगह नहीं लिखा था कि उसके अधिकार क्या हैं इलेक्शन कमिश्नर के। और उन्होंने कहा कि लिखा है ना भाई, फ्री एंड फेयर, मैं कराऊंगा इस देश के चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष। हालत खराब कर दी इन्होंने। उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाइयां होने लगी, सब बंद कर दिया। सुन लेते ना खाली कि शराब, पैसा और कपड़े और मटन चिकन बांटा जा रहा, दौड़ा दौड़ा के निरस्त करते थे उनकी कैंडिडेसी। आप विश्वास करिए कि पूरी जो बूथ कैप्चरिंग है और वायलेंस 90% तक गिर गया। लोग लूट लेते थे। आप विश्वास करिए, यूपी में, बिहार में बम पर बमबाजी होती थी, बूथ लूटते थे, डीएम एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था। जंगल राज था भाई साहब। और उस जमाने में इन्होंने बूथ कैप्चर बंद करवा दिया, अचानक से पूरा गिर गया और वायलेंस भी बंद हो गया। इन्होंने 50,000 अपराधियों को नोटिस भिजवाई यूपी बिहार में कि बेटा आके या तो सरेंडर करो और नहीं तो मैं तुम लोग का काम तमाम करवाता हूं। अरे भाई कमाल के अधिकारी हैं, आपको गूज बम्प हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने कमाल के आईएएस अधिकारी थे, तो एक सैल्यूट तो बनती है। मतलब कमाल के। इनके बारे में ऐसे लोगों को जानबूझ के प्रचारित नहीं किया जाता है क्योंकि नेता, पूरी व्यवस्था चाहती है कि आप उन लोगों को न जानो जो कि इस देश को बनाने वाले हैं, बचाने वाले हैं। खाली हिंदू मुस्लिम, ये वो, अकबर बाबर, यही सब में फंसा के रखो, मंदिर मस्जिद। तो ये है, वायलेंस गिर गया। फिर इन्होंने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर, खर्चे जो तुम लोग अंधाधुंध खर्चा कर रहे हो इलेक्शन में, आज से मैं इसको नियंत्रित करता हूं। उस समय लोकसभा का खर्च था इलेक्शन का, एक कैंडिडेट 4.5 लाख रुपए खर्च करेगा। अब तो बदल गया है 2022 में। ये बड़ा इंफॉर्मेशन वाली सेशन है, बहुत जरूरी है। वो तो आप देख ही रहे होंगे कि राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर बीजेपी उसको क्या काउंटर कर रही है, फिर सारे नेता बिहार में एसआईआर को लेके क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो जो क्रक्स है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो तो जान ही नहीं रहे। जो इतिहास है वो तो जान ही नहीं रहे। क्या पता लगेगा कि कैसे सरकार इसको मैनिपुलेट कर सकती है, इस पद को। और अगर दमदार व्यक्ति है तो कैसे ईंट से ईंट बजा सकता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। 2022 में लोकसभा का खर्चा कर दिया गया 95 लाख रुपए एक क्षेत्र में। हालांकि वो बहुत अधिक होता है, आज भी कंट्रोल में नहीं है। कोई क्षेत्र, छोटा क्षेत्र होगा, स्मॉल अगर क्षेत्र होगा तो 75 लाख। ऐसे ही अगर विधानसभा है, मतलब वो जो एमपी एमएलए वाला जो चुनाव है विधानसभा, तो कोई बड़ा क्षेत्र है तो 40 लाख और छोटा क्षेत्र है तो 28 लाख रुपए। इतना खर्चा कर सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग का काम है चुनाव आयोग का, वो करे ना करे, क्योंकि इलेक्शन में बहुत अवैध पैसा खर्च होता है, इसलिए हम लोग जीत ही नहीं पाते। बहुत अवैध, पानी जैसा। आप बताइए, कैंडिडेट के ऊपर रोक है और इलेक्शन में राजनीतिक दलों के ऊपर कोई रोक ही नहीं है, चाहे जितना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दे। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत में लड़ा जाता है, लेकिन वो दिखा के नहीं, जमीन के अंदर से खर्चे होते हैं। खैर, तो इन्होंने पूरा बदल दिया। कहा कि आज से इलेक्शन ऑब्जर्वर आएगा, इलेक्शन ऑब्जर्वर आएगा और वही जांच करेगा। इलेक्शन ऑब्जर्वर आएगा और वही जांच करेगा, बाहर से आएगा। उन्होंने कहा कि मिक्स काउंटिंग होगी, मिक्स काउंटिंग, सारे वोटों को मिला दिया जाएगा जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। फिर फोर्सेस को, जैसे ये डीएम है, एसपी है, इसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे ये दबाव में ना रहे। आउटसाइड की फोर्सेस आएंगी, जैसे कि पैरामिलिट्री बूथ की देखभाल करेगी और कोई कंप्लेन होगा तुरंत कार्रवाई होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। भाई कमाल के व्यक्ति थे ये, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये कमाल के व्यक्ति थे। और जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती गई, देश में अचानक से सारे राजनीतिक दल सुन्न हो गए। उसके बाद क्या किया इन्होंने?
अब तो इस समय नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी, पीवी नरसिम्हा राव, इनके ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगे थे। इसी सरकार में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई तो ये कांग्रेस के ही थे। इसी सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव को लगा कि भाई इनको ना रोका गया टीएन सेशन को तो दिक्कत बढ़ जाएगी, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अब 3 मेंबर्स बॉडी बना दिया। 3 मेंबर्स बॉडी, आपसे उन्होंने कहा कि 3 लोग होंगे। अब एक सीसी हो जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 मेंबर्स। अब 2 मेंबर्स हो जाएंगे। इसको लेके टीएन सेशन गए भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है इसलिए ये लागू होगा। तो सोचिए, पूरी एक व्यक्ति ने सरकार, सभी पार्टियों की नींव हिला दी थी। ऐसे थे टीएन सेशन, एक व्यक्ति, वो भी तो आईएएस थे, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा था। कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी थे टीएन सेशन। खैर, अब देखिए, अब ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं मोस्टली आईएएस होते हैं। तो जब ये आईएएस आते हैं, मान लीजिए इसको मैं सीईसी लिख दूं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स लिख दूं, तो ये सारे आईएएस ही होते हैं। अब मजे की बात यह है कि आर्टिकल 354 कहता है, जो संविधान में दिया गया है, कि जो इनका चुनाव होगा, इलेक्शन ये कैसे होगा। तो अब लिखा तो गया नहीं था, इसके पहले सीधे क्या होता था, सरकार जिसको चाहती थी 2023 के पहले 2023 तक टिल 2023 सरकार जिसको बोल देती थी वही सीसी बन जाता था, वही प्रेसिडेंट कहते थे। और प्रेसिडेंट मतलब कि सरकार जिसको सरकार चाहती थी बनवा देती थी सीसी, यही नियम था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, हम एक नियम देते हैं। और उन्होंने नियम दिया कि भाई अब कौन होगा, इनका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसको लेके ऐसे एक कमेटी बना दी गई, सिलेक्शन कमेटी, और कहा गया कि इसमें ये 2023 में याद रखना, सिलेक्शन कमेटी बना दी गई और कहा गया कि अब इसमें पीएम होंगे। कौन होगा इसमें? पीएम होंगे 1 मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे 2 मेंबर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे 3 मेंबर। अब मजे की बात देखिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 10 साल से कोई था ही नहीं, ये तो 2024 में राहुल गांधी बने हैं ना। फिर भी सरकार ने सोचा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत एक कानून पास किया और 2023 में ही मोदी जी की सरकार ने एक न्यू एक्ट बनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट सर्विस एंड टर्म एक्ट 2023, एक नया कानून बनाया और उसमें कहा कि पीएम होंगे, बदल दिया कानून, पीएम होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, सीजेआई को हटा दिया गया, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय पीएम। अब बताइए, संसद में एक कानून पास कर दिया गया कि या तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक अन्य कोई व्यक्ति या मंत्री, तो 2 तो यही लोग हो गए, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उस समय तो कोई था नहीं और मान के चल रहे थे कोई बनेगा भी नहीं, अब ये तो बन गए। लेकिन अभी भी जब 3 मेंबर्स हैं तो 2 मेंबर्स तो सरकारी ही हैं, तो अपने हिसाब से बना के भेज देंगे वो। अब जैसे ज्ञानेश कुमार है अभी के सीईसी, उसके पहले राजीव कुमार थे, सब आईएएस अधिकारी, और ये सब लोग गवर्नमेंट में काम करके आ रहे हैं, और सब लोग टीएन सेशन भी नहीं हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब ये अपॉइंटमेंट, इसको लेके काफी आलोचना है कि सरकार कैसे चुन सकती है इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। अच्छा, सीईसी को हटाने की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसी है, लेकिन बाकी कमिश्नर्स जो 2 हैं उनको तो तुरंत हटाया जा सकता है। केवल सीईसी बोल रहे हैं इनको हटा दीजिए, सरकार जब चाहे तब हटा देगी, तो वो तो अलग डरे रहते हैं।
तो ये एक समस्या बहुत भयंकर है और इसमें ज्यादा चांस है जब तक ये कमेटी नहीं बदलेगी। और अच्छा, एक मजे की बात और देखिए, ये तो सिलेक्शन कमेटी है, जरा सर्च कमेटी देखिए, ये तो आपको कोई बता ही नहीं रहा है, न मीडिया में न कहीं आप देख पा रहे हैं। सर्च कमेटी बनती है कि जो सर्च करती है, खोजबीन करती है कि कौन बनेगा, फॉर व्हाट, फॉर सीईसी एंड 2 मेंबर्स। अब बताइए, आप जरा ये कमेटी में देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि यहां भी वही आईएएस बैठे हुए हैं जो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। जो लोग सरकार की सिलेक्शन कमेटी को भेजेंगे ये बात कि कौन बनेगा, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। जरा देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन है, जैसे वहां पे पीएम है सिलेक्शन कमेटी में, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन है, प्लस 2 अदर आईएएस ऑफिसर्स। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मैंने जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी, उसमें भी सरकार के लोग, और जो सर्च कमेटी है खोजबीन करेगी कौन बनेगा, वो भी आईएएस अधिकारी, और अपने ही बीच के आईएएस अधिकारी कहते हैं इसको ले जाइए। बताइए क्या तमाचा बना रखा है। तो मत्था पकड़ लेंगे आप कि ये कैसी व्यवस्था है। जोर जोर से हंसेंगे कि जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है उसी लोकतंत्र का पहिया, इंजन, टायर चुनाव आयोग है, और यहां पे सब आईएएस भरे हुए हैं, सब सरकार के रिकमेंडेशन पे, और सब लोग टीएन सेशन होंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहां पे। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम ये कह रहे हैं कि आरोप संगीन है, चुनाव आयोग से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस व्यवस्था में, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस व्यवस्था में। जब ये आरोप लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सरकार के द्वारा ही चुना जा रहा है, जो सरकार की कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आ रहा है, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो इलेक्शन से इंफ्लुएंस होए, वो सरकार से इंफ्लुएंस होए, उसको बाद में पद की लालच हो गई तो। और आजकल इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का जवाब न देके इस मामले को और पेचीदा बना दे रही है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन 1990 के पहले और इलेक्शन कमीशन 2000, मतलब अगर मैं बोलूं 1990 से लेके 2014 तक खूब बढ़िया फंक्शनिंग में है। 2019 तक आते आते इलेक्शन कमीशन थोड़ा दबाव में दिख रहा है, और 2024 में भयंकर दबाव में आया, और 2025 में इतना दबाव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस न किया गया, विपक्षी दलों को बुला के उनकी समस्याओं का समाधान न किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न दिया, जनता को यह कन्विंस न किया गया कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर काम कर रहा है, तो यकीन जानिए कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर आम लोगों की आस्था प्रभावित होगी। यह 100% है, शर्तिया है। तो इसको सुधारने की जरूरत है, इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए। पहले तो इस सिलेक्शन कमेटी और सर्च कमेटी को चेंज करना होगा, अदरवाइज वास्तव में डेमोक्रेसी के ऊपर एक संकट है। आपको क्या लगता है? ये तो मेरे अपने विचार हैं जो मैंने संविधान की और कुछ इतिहास के उदाहरण देके समझे, आज की समस्याओं को देख के समझा। आपको क्या लगता है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, सरकारी मामलों के ऊपर कोई निर्णय लेना होता है तो चुनाव आयोग शांत दिखती है, जब विपक्ष के ऊपर निर्णय लेना होता है तो हर काम करने लगती है। न्यूट्रलिटी का संकट दिख रहा है। कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी और जो सर्च कमेटी होगी, आयोग के सदस्यों का चयन करते समय 10 को देखेगी। 10 क्या है भाई? टैलेंट देखेगी, एक्सपीरियंस देखेगी और न्यूट्रलिटी देखेगी, तटस्थता देखेगी। अब मजे की बात यह है कि टैलेंट और एक्सपीरियंस का तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि आईएएस है, लेकिन ये जो न्यूट्रलिटी है ये कैसे देख पाएंगे वही लोग जो सरकार में काम कर रहे हैं। तो इस पूरी सिस्टम को चेंज होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आपको क्या लगता है? क्या ये सिस्टम चेंज होना चाहिए या इसी में कुछ सुधार होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के क्लेम हवा में है? आपको क्या लगता है कि
सरकार से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बड़े पद या नहीं, या ये व्यर्थ के मामले उठाए जा रहे हैं, या इसमें कोई दम है? आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको ये क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हम इसी तरीके की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।